नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाल और वेग पर है, स्पीड एंड वेलोसिटी पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक कार्य पर हमेशा ही समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस सिद्धांत को कहते हैं। तो इस सिद्धांत को हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। सी न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। दूसरा था न्यूटन का जो दूसरा नियम था उसे हम बल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, यानी सी होगा, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चल रही कार को 45 सेकंड में रोकना है, ठीक है। इसका तो विलंबन ज्ञात करना है, यानी मंदन ज्ञात करना है। तो इसका मंदन कितना होगा, ठीक है। तो मंदन एक होता है त्वरण, इसे हम ए से व्यक्त करते हैं, और त्वरण को यानी मंदन को हम आर से व्यक्त करते हैं। जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग कैसा हो, बढ़ रहा हो, तो उसे त्वरण कहते हैं। और जब वेग घट रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? हम मंदन कहेंगे, ठीक है। तो जब वेग घट रहा है तो उसकी स्थिति में उसे हम मंदन कहते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब कैसे है, जैसे अगर वेग बढ़ रहा है ऐसे तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। और वेग घट रहा है तो इस समय के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? हम मंदन कहेंगे। क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। तो यहाँ में क्या निकालना है? यहाँ पे मंदन निकालना है। तो देखिए, सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर यानी वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। लेकिन जब मंदन की स्थिति में, ठीक है, मंदन की स्थिति में जैसे यहाँ पे ये ऐसे मंदन हो रहा है तो इसका जो प्रारंभिक वेग है यू, वो तो कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और यहाँ में अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा u, ठीक है, प्रारंभिक वेग u, ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे v, ठीक है, ये आएगा v, ठीक है। तो देखिए, u का मान, जो प्रारंभिक वेग का मान यहाँ पे कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में, तो 50 को किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 50 में कितने गुणा कर देंगे? 1000 गुणा कर देंगे। तो किस में हो जाएगा? मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद और ये घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इंटू, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार ये किस में बदल जाएगा? सेकंड, यानी किलोमीटर प्रति आवर को हमने मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा समय दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। कितने में दिया है? सेकंड में दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, कितना आ जाएगा? 50,000 बटे 3600 माइनस 0, ठीक है। तो ये v अंतिम वेग क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, बटे समय 45, ठीक है, 45 रख दिया हमने। उसके बाद देखिए, 50,000 बटे 3600, ये तो माइनस 0 कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो 3600 इंटू, अब ये क्या है? यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 1/45, यानी इसमें भाग चला जाएगा इसका 45 का। तो इसका अगर हम भाग देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये, ठीक है। और 45 और 36 से इसको काटते हैं तो 0.30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर यानी 0.30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मंदन होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सूत्र रखा है, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है। आपको सूत्र क्या करना है कि ये, ठीक है, यहाँ पर जो ये v है, ठीक है, तो v, ये सूत्र बिल्कुल सही है, लेकिन सूत्र के अनुसार इसमें जो ये कैलकुलेशन रखी है वो ठीक नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको? ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 यहाँ पे आएगा, और 50,000 बटे 3600 इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सूत्र के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ पर 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? 0 माइनस, ठीक है, माइनस का प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वेग घट रहा है तो माइनस का प्रदर्शित कर रहा है कि वेग घट रहा है, ठीक है, मंदन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि v का मान तो हमने क्या रखा? v का मान क्या आएगा? 0। और अंत यानी प्रारंभिक वेग का मान कितना है? 50,000 बटे 3600, 50 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, बटे 45, ठीक है, ठीक है। समय क्या है? 45 प्रति सेकंड, 45 प्रति सेकंड है, ठीक है। तो 45 सेकंड है इसका समय, तो 45 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या निकल जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.30 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऐसे ही सेम पिछली ईयर में आ चुका है। एक वायुयान को धावन पट्टी से उड़ान भरनी है, यानी एक वायुयान उड़ रहा है पट्टी से, ठीक है, जिसे 500 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 500 मीटर। और वह भूमि को 10 सेकंड में छोड़ देता है, तो त्वरण कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पे दूरी दे रखी है कि 500 मीटर चलेगा। ये कितना चलेगा? 500 मीटर चलेगा, ठीक है, दूरी दे रखी है। और उसके बाद इसमें समय दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है, समय कितना? 10 सेकंड दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो इसी के अनुसार हमें इसमें
न्यूटन यानी जो गति का समीकरण है वो रखेंगे। तो गति का समीकरण इसमें जो यूज होगा वो कौन सा होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि हमें दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो इसमें ये सूत्र हमें काम में लिया जाएगा। अब देखिए, जब प्रारंभिक वेग हमेशा जब कोई वस्तु यहाँ से शुरू होती है तो प्रारंभिक यानी यू क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए यू टी यानी टी का गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एस का मान कितना है 500 मीटर है। ठीक है, बटे 1/2 और ए का मान निकालना है और टी का मान कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, टी का मान 10 तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए 500 रह गया इधर। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए 0 × 10 का गुणा इधर कर यू का मान 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि ये अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो ये कितना है 10 × 10 है। ठीक है, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 5, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 50 हो गया। अब 50 में 500 का भाग, 500 में कितने का भाग देंगे, 50 का भाग देंगे, तो 1 0 तो 1 0 कट के कितना आ गया कि ए का मान जो आया। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना आ गया ए का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, गलत है। ए का मान कितना आएगा, तो देखिए ए का मान जो आएगा, ए का मान आ जाएगा 50/5। ठीक है, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, डी होगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जैसा सवाल कह रहा है, सवाल में जिस तरीके से हमको अंक दे रखे हैं उन्हीं के अनुसार हमें गति के समीकरण यूज करके क्या करना है, हमको आंसर को निकालना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल और द्रव्यमान। जो बल क्या होता है, द्रव्यमान त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। जो बल होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, एम क्या द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी त्वरण। क्या आंसर हो जाएगा, बी, यानी त्वरण होगा। क्यों, क्योंकि जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, वह निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, लंबाई वेक्टर नहीं होती, द्रव्यमान नहीं होता, तापमान नहीं होता, विस्थापन होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं की बिंदु सीधी दूरी होती है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि ये दो बिंदुओं की सीधी दूरी बताता है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं वह गुण जिसमें परमाणु और दिशा दोनों होते हैं, तो इसी पर आधारित है। सदिश यानी जिसमें सदिश यानी परमाणु और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। कौन सी कहते हैं, सदिश राशि। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी सदिश राशि में क्या होते हैं, परमाणु और दिशा दोनों ही होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 1500 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी देखिए कितनी, 1500 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में तय करती है। तो औसत गति क्या होगी, यानी उसकी औसत गति निकालनी है, वो कितनी की रफ्तार से जा रही है। तो देखिए हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 1500 और समय कितना है 50 है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे, इसमें 1 0 से 1 0, 5 से काटेगा 5 × 15 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी, रफ्तार होगी। और आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो 1500 में हम 50 का भाग देते हैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में और ये घंटे में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार आया है। ठीक है, तो एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। एक गेंद है, उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब वह गेंद जब 10 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर जा रही है, 10 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है, तो उसका वेग कितना होगा, यानी उसका अंतिम वेग याद करना है। क्योंकि हम नीचे से फेंक रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग तो क्या होगा इसका, 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर प्रारंभिक वेग 0 होता है तो हम जानते हैं, देखिए एक सूत्र लगाते हैं, v² - u²। ठीक है, बराबर 2g। अब दूरी है तो s और ऊंचाई है तो h, इन दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए तो v इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये इसका मान 0 है, तो इसका मान 0 है, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2gs हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2gs। अब देखिए सूत्र कैसे निकलता है कि v² बराबर 2gs हो रहा है, v² बराबर क्या हो रहा है, 2gs। ठीक है, तो देखिए v बराबर कितना हो जाएगा, √ हो जाएगा इधर और 2gs, इसका ये सूत्र निकला था। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से इसका निकालेंगे। तो v बराबर √2gs 2, और g का मान कितना होता है, गुरुत्व त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और s का मान कितना है, दूरी कितनी है, दूरी या ऊंचाई कितनी है, दूरी या जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये आपकी ऊंचाई है कितनी, यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी ये। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ पे जो है वो 10 है, कितनी है, 10 है। ठीक है, तो देखिए तो 10 हो जाएगी। अब इसका गुणा करते हैं सबका, तो इसका 9.81 2 गुणा करते हैं, उसका कितना आता है इसका आंसर, तो इसका हम गुणा करेंगे
तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 14 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलते हैं, देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो गुणा ऐसे कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18 और 1 19, 19 पॉइंट इतना आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 19.62। ठीक है, तो 19.62 इसका इन दोनों गुणा करेंगे, इंटू इंटू इसका 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 196.2। ठीक है, अब 196.2 इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 196 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है? 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो हम जानते हैं कि तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS। ठीक है, ऊंचाई है तो एच लगाते हैं और दूरी है तो एस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग, यानी जब हम नीचे से फेंकते हैं किसी वस्तु को तो प्रारंभिक वेग तो हमेशा शून्य होता है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो देखिए कि प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2GS हो जाएगा। ठीक है, तो 2GS हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2GS हो जाएगा। अब v का मान निकालेंगे तो √2GS इसका सूत्र आ जाएगा, तो √2GS यानी 2g का मान 9.81 और s का मान इतना h 10 रख देते हैं। ठीक है, इनको गुणा करते हैं तो 196.2 आता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 14। ठीक, कितना आएगा? 14। ठीक है, 14 का वर्गमूल जो वर्ग होता है वो कितना होता है? ठीक है, 196 का जो वर्गमूल होगा वो तो 14 होगा, और 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 14 मीटर 14 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को भवन के ऊपर से गिराया जाता है, यानी ऊपर से पत्थर को गिराते हैं, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, यहाँ पे अंतिम वेग। ठीक है, ठीक है, अब 10 सेकंड के बाद उस पत्थर का वेग यानी अंतिम वेग निकालना, यहाँ पे उसका कितना वेग होगा, यानी कितने वेग से वो टकराएगा, यानी कितने वेग होगा यहाँ पे, तो यानी अंतिम वेग कितना है उसको हमें निकालना है। तो देखिए अंतिम वेग निकालने के लिए हम देखिए वही सूत्र काम में लेते हैं, ये वाला सूत्र। देखिए क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH। ठीक है, ये सूत्र काम में लिया, तो देखिए वी यानी वी का मान निकालना है। ठीक है, वी स्क्वायर, ये तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। ठीक है, बराबर 2 जी का मान कितना है? 9, जी का मान 9.8। ठीक है, इनटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ऊपर से भवन से गिराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊंचाई नहीं दे रखी है, अब ऊंचाई नहीं दे रखी है तो इस सूत्र को हम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, अब ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पे ऊंचाई कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम? इस सूत्र को काम में नहीं लेंगे। इस सूत्र को काम में नहीं लेंगे, क्यों? सूत्र को काम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? हमको ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है? ऊंचाई। इस सूत्र में क्या है? ऊंचाई। जब इस सूत्र में जब ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ और हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो इस सूत्र को हम नहीं यूज़ करेंगे। तो हम कौन सा वाला सूत्र यूज़ करेंगे? देखिए पहला वाला, पहला गति का v बराबर u प्लस GT। जब वस्तु ऊपर से गिरती है तो उस पर प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। तो देखिए v का मान हमें निकालना है, u का मान 0 है और g का मान कितना होता है? 9.81 होता है। ठीक है, इंटू समय कितना है? 10। ठीक, कितना है? 10। तो देखिए v बराबर कितना हो जाएगा? ये 9.81 का गुणा 10 से करेंगे तो इतना हो जाएगा इसका 98.1। कितना हो जाएगा? 98.1 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 98.1 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा? वेग निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 98.1 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि इस सूत्र में यहाँ पर क्वेश्चन में कोई ऊंचाई नहीं दे रखी है। जब ऊंचाई नहीं दे रखी होती है तो हम न्यूटन का प्रथम नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ समय दे रखा है, समय के अनुसार यहाँ पर केवल नियम कौन सा लागू होगा? न्यूटन का गति का प्रथम नियम लागू होगा। कौन सा होगा? प्रथम, क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है तो प्रथम नियम से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर का जो है 98.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो देखिए वेग सदिश है, विलंबन सदिश है, गति, यहाँ पे जो गति है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। गति कैसी है? गति में कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो गति कैसी होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियत समय में पिंड द्वारा भिन्न दूरी तय की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक नियत समय में पिंड द्वारा तय की दूरी। ठीक है, अब दूरी है नियत समय में। ठीक है, तो दूरी क्या कहलाएगी? तो ठीक है, नियत समय में भिन्न दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे हम?
तो उसे हम कहेंगे गति। ठीक है, क्या कहेंगे? गति। अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं तो इसे कहते हैं चर गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? चर गति कहते हैं। अगर एक समान गति होती तो समान दूरी तय करता, वो क्या करता? समान दूरी, क्योंकि यहाँ भिन्न दूरी तय की जा रही है तो कैसी हो जाएगी ये? बदलती हुई होगी, चर गति होगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, तय की दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा? दूरी। ठीक है, चर गति हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चर गति हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु अगर वक्राकार मार्ग पर गतिमान है, किस पर गतिमान है? वक्र, एक वक्राकार मार्ग पर, तो उसे वस्तु की गति क्यों कहते हैं? उस वस्तु की गति कहते हैं वक्ररेखी गति। कौन सी कहते हैं? वक्ररेखी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड संवेग से गतिमान है। ठीक है, अगर 4 सेकंड के बाद उसका संवेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वेग आएगा। क्या आएगा? वेग आएगा। ठीक है, संवेग। अब संवेग क्यों आएगा? क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग को हम संवेग कहते हैं। अब वस्तु में कोई ना कोई वजन होगा। ठीक है, तो वस्तु में कोई वजन तो होगा। वजन तो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, कोई अंदर नहीं होता। लेकिन जो वेग होता है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे संवेग भी उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जब, ठीक है, इतने से गतिमान है, यानी जो u है उसका कितना है? 2 मीटर है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। और अंतिम वेग कितना हो जाए? 4 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? समय कितना दे रखी है? 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड दे दिया और अंतिम वेग कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे v u t तीनों दे रखें तो हमें क्या निकालना? त्वरण। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? देखिए, त्वरण बराबर v माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन समय। ठीक है, तो अंतिम वेग कितना था? 5। कितना है? 5। और प्रारंभिक वेग कितना है? 2। समय कितना है? 4। ठीक है, इसका 3/4 हो जाएगा। 3/4। अब 3 में 4 का भाग देंगे तो 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी ट्रेन 50/4 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बिजली खंभे को पार करती है। तो ठीक है, अब जब बिजली खंभे को पार कर रही है तो इसका मतलब है वो अपनी खुद की लंबाई को पार करना। ठीक है, तो खुद की लंबाई को पार कर रही है तो उसका क्या, कितने समय में पार करेगी? खंभे को कितने समय में पार करेगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे 40 सूत्र से। तो दूरी कितनी है? 250, क्योंकि वो खुद की दूरी को पार करेगी इसलिए दूरी कितनी आएगी? 250। और समय कितना है? 50/4। ठीक है, तो 250/50, 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 50 से कितनी बार 5 बार कट जाएगा और ये 500 का 20, यानी किसका कितना आंसर आ जाएगा? 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड में उस खंभे को वो पार कर जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जो खंभा जो पार होगा वो कितने में होगा? 20 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर की ओर फेंके गए एक पत्थर की 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर जो उसका वेग है वो निकालना है। 10 मीटर की, ठीक है, तो एक 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में अंतिम वेग कितना? 0 होगा। लेकिन जो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? कितनी वेग से हम फेंकें कि वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए अब निकालेंगे इसका। देखिए, क्योंकि अंतिम वेग जब वस्तु को फेंकते हैं तो अंतिम वेग तो यहाँ पे 0 होगा और प्रारंभिक हमें क्या है? निकालना है कितने वेग से हम फेंकें जिससे ये पहुँचे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखें, सूत्र होता है v² माइनस u² 2gs। ठीक है, अब वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो देखिए v का मान 0 होगा, ये माइनस u² हो गया। ठीक है, और 2, ठीक है, और 9.81 g का मान और s का मान कितना है? 10। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार यहाँ अगर हम देखते हैं तो u² बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका गुणा करते हैं 196.2। ठीक है, अब u का मान कितना आएगा? यहाँ पे u का मान आ जाएगा कितना? 14, यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 मीटर प्रति सेकंड। इसका तो आंसर कितना हो जाएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 120 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरता है, तब इसकी गति क्या होगी? ठीक है, तो लंबी ट्रेन कितनी? 80 की, तो ट्रेन भी और प्लेटफॉर्म दोनों की यहाँ पे लंबाई जोड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी टोटल कितनी होगी? ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है और उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, उन दोनों की जोड़ देंगे तो टोटल 80 + 120 200 हो जाएगा। समय कितना है? 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड भाग जाते हैं तो 200 मीटर यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो ट्रेन की जो गति होगी वो कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ट्रेन जो गुजरेगी वहाँ से वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं वस्तु को, ठीक है, तो भूमि पर स्पर्श करने के समय इसका वेग क्या है, अंतिम वेग क्या निकालना है। यहाँ पर जब गिराएंगे तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जब गिराएंगे तो ऊपर से 0 होगा, अंतिम वेग कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो वही सूत्र काम में लेते हैं हम, सूत्र, ठीक है, v² बराबर v² माइनस u² अपॉन 2gs, ऊपर से गिरा रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। अंतिम वेग निकालना है बराबर, ठीक है, 2 जी का मान 9.81 और दूरी कितनी है 100, ठीक है, 100 मीटर है। तो v² बराबर क्या, इन दोनों इनका गुणा करेंगे तो 1900 कितना आ जाएगा, ये 1962 आ जाएगा। तो 1962 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 44.29 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 44.29 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति संबंधी प्रश्नों के हल हेतु निम्न में से सही समीकरण, यानी जो अभी हम समीकरण पढ़ रहे थे तो उनमें कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। तो v² बराबर u² प्लस 2s, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। v² u², ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, और अगर हम देखते हैं इधर से, ठीक है, तो और u² बराबर -v² प्लस 2as, ठीक है। तो देखिए हमारा सूत्र जो होता है v², ठीक है, v² माइनस u² प्लस बराबर 2gs होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर इसको निकालें तो देखिए तो v², ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस 2gs, ठीक है, प्लस 2gs, ठीक है। तो v² बराबर ug's u, ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2gs, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक, कौन सा आएगा, ए, ठीक है। तो v² बराबर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये तीनों गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो v² बराबर को क्या होता है, v² माइनस u² बराबर 2as होता है। अगर गति के समीकरण हम क्या, यानी जो हम त्वरण कैसा ले रहे हैं, ठीक है, रैखिक त्वरण ले रहे हैं तो ए आएगा। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं तो जी का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक त्वरण है तो ए आएगा, ठीक है। तो v² बराबर u² प्लस 2as इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये ए आ जाएगा, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहते हैं उसे। उसके बाद चलते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी त्वरण का मात्रक कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के प्रतिस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी किसी वस्तु के में प्रतिस्थापन परिवर्तन की दर को, यानी क्या कह रहा है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग में जो परिवर्तन की दर कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन परिवर्तन की दर, यानी जो वेग में परिवर्तन प्रतिस्थापन जो वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको पूरी तरह से हल किया है और उनका आंसर कैसे निकालते हैं, और ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।